इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जिसका एग्जाम में आने का पूरा पूरा आसार है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√3 क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रख लेना है कि अपरिमेय संख्या का जो व्युत्क्रमण है, व्युत्क्रमक होता है, वो भी अपरिमेय ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है √11 एक क्या है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, बहुत ही आसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे √36 रहता तो वो हो जाता परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे √36 रहता तो क्या हो जाता, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम 6 लिख सकते हैं। √36 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो लेकिन √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते रहिए। चलिए यहाँ पे संख्या 4n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, n के लिए ऐसा कोई नहीं होगा ये। और इसका कारण क्या है, इसको मैं एक छोटा सा वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं बताया हुआ हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में भी है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। तो इसका एग्जाम में आने का पूरा चांस है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत भी। तो इसको ज़रूर सीख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में होगा। वीडियो के खत्म होने पर आप इसको देख के सीख जाइएगा। बहुत ही आसान, मैं आपको वीडियो देखते देखते ही सिखा दूँगा। आपको नोटबुक खोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 से 379 को भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो यहाँ पे भागफल क्या होगा। तो भागफल यहाँ पे 8 होगा। इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल। एक फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद रखते हैं, इस समीकरण को, तो आप इस तरह के प्रश्न को चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले पे चलते हैं। संख्या रेखा को कहा जाता है, तो संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या रेखा। इसके कारण को समझिए। क्योंकि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या के परिवार में ही आती है, इसलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या रेखा के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किए जाने पर वो कैसी संख्या होती है। तो वो पूर्णांक हो जाती है। आपको हमेशा याद रखना है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। मतलब जितना का जितना प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा क्या है, पूर्णांक है। जितना का जितना पूर्ण संख्या है वो भी क्या है, पूर्णांक है। जीरो भी पूर्णांक है। तो इस तरह से पूर्णांक का परिवार एक बड़ा सा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आपको हमेशा क्रमागत का मतलब समझिए। यहाँ पे क्रमागत का मतलब लगातार। तो 2 क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। इसके लिए आपको हल करने का जरूरत नहीं है। जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पे 12 लिखते हैं और 14 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या, दोनों का दोनों सम संख्या और क्रमागत है यानी लगातार है। तो इसका HCF हमेशा क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। आपको हल करने का जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से समझिए, अगर संख्या है 36 और दूसरा संख्या है 38, तो क्योंकि ये क्रमागत है और सम संख्या है, तो ये दोनों HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो इसको उम्मीद है आप सीख गए होंगे। HCF यानी महत्तम समापवर्तक। चलिए आगे। क्या पूर्णांक को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो बिल्कुल संभव है। हाँ, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी होते हैं, और संख्या रेखा पर तो हम इसी को तो दिखाते हैं। पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो आप सीधा याद कर जाइए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा डी। अब कैसे उसको समझिए। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आता है, जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। तो सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको आप दिमाग में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1/an का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका बहुत ही आसान, इसका आंसर हो जाएगा a का पावर -n। किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में रहता है तो उसको हम 1 बटा करके लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न में इसका मान आ जाए तो इसका ये लिख दीजिए और इसका ये लिख दीजिए। तो बहुत ही आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि आप दूसरे प्रश्न को हल करने में कंफ्यूज ना हो। इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आप हल कर सके। आपका कॉन्सेप्ट मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बताना है तो बहुत ही आसान, √2।
और परीक्षा में कई बार आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए जिसमें आपको ढाल देना है, और वो फॉर्मेट आपको मैं बहुत ही सुंदर तरीके से एक वीडियो में बताया हूँ। स्पेशल वीडियो इसी के लिए है, 3-4 मिनट का है, उसको आप देख लीजिए, फिर आप किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर दीजिएगा कि वो अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में ये कई बार आता है 5 मार्क्स का, तो रिस्क नहीं लीजिए, उसको अभी के अभी सीख जाइएगा वीडियो खत्म होने के बाद। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या, बहुत ही आसान, चैप्टर का नाम ही है आपका यही, वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसका हो जाएगा C, 2। समझते जाइए कैसे। अभाज्य संख्या यानी जो एक और खुद से ही विभाजित होती है। तो 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो खुद से ही विभाजित होती है, किसी और संख्या से नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसके अलावा 5 भी अभाज्य संख्या होती है, 7 भी अभाज्य संख्या होती है। इस तरह से उम्मीद है आपको अभाज्य संख्या आती होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं लगातार, तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और चैनल पे विजिट करके देखिए कि आपके काम का कौन कौन सा वीडियो है और सबको देख डालिए।